नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, अद्दाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। केमिस्ट्री का सेशन लेकर आए हैं और फिजिक्स और बायोलॉजी तो अपलोड कर दिया गया है। चलिए मिलकर याद करते हैं दोनों आदमी। हम पढ़ा कुछ नहीं रहे दोस्तों, हम सिर्फ याद करवाने आए हैं। तो चलिए, मौका बार-बार नहीं मिलता है। अगर याद नहीं कीजिएगा तो परिणाम पता है। बहुत लोग याद करके बैठा हुआ है और याद करने के लिए बेताब है। बस चलिए याद करते हैं। समान परिचय देखते हैं पहले। केमिस्ट्री का पहला ये पार्ट है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संघटन, संरचना एवं होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है वह रसायन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संघटन, संरचना एवं उससे होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है वह रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान का उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुआ है। रसायन विज्ञान का उत्पत्ति कीमिया शब्द मतलब काला रंग होता है, कीमिया का मतलब उससे हुआ है। रसायन विज्ञान का जनक एंटनी लिवोजियर है। रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लिवोजियर है। रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लिवोजियर है। चलिए अब देखते हैं इसका अगला। पदार्थ की अवस्था को जो स्थान घेरता है जिसमें अपना द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के तीन भौतिक अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा है और पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ये आप जानते हैं, छोड़िए। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर तत्व हीरा है। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर तत्व हीरा है। तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में जानेंगे। पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है वह तत्व है। वह पदार्थ जिसे किसी भी विधि के द्वारा विभाजित नहीं किए करते हैं वह तत्व कहलाता है। तत्व का उदाहरण है कार्बन, सोना, हाइड्रोजन। बहुत सारे तत्व हैं, कार्बन, सोना। अब तक कुल ज्ञात तत्व 118 है। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व कार्बन है। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व कार्बन है। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व टेक्नीशियम है। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व टेक्नीशियम है। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व दोस्तों टेक्नीशियम है। चलिए आगे। यहाँ क्या देखें कि कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व टेक्नीशियम है। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक बनेगा। जल उदाहरण है यौगिक का। जल उदाहरण है यौगिक का। दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनेगा। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनेगा। वायु उदाहरण है मिश्रण का। वायु उदाहरण है मिश्रण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें याद है, जो याद है उसको हम एक ही बार बोलेंगे, जो याद नहीं है उसको 4-5 बार बोलेंगे। ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उसमें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है वह समांगी मिश्रण है। ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं लेकिन उसको अलग अलग नहीं देख सकते हैं वह समांगी मिश्रण है। ठीक है। अच्छा, ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है उसको विसमांगी मिश्रण कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है। अब मिश्रणों का पृथक्करण है, देखेंगे। द्रव के मिश्रण को अलग करते हैं आसवन विधि द्वारा। द्रव का जो भी मिश्रण है उसको आसवन विधि से हम अलग करते हैं। द्रव का जो भी मिश्रण है उसको हम आसवन विधि से अलग करते हैं। समुद्री जल एवं आशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि द्वारा। समुद्री जल एवं आशुद्ध जल को शुद्ध करते हैं आसवन विधि द्वारा। समुद्री जल और आशुद्ध जल को शुद्ध करते हैं आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अल्कोहल जल के मिश्रण से अलग किया जाता है आसवन विधि के द्वारा। आपने क्या देखा यहाँ? आपने देखा दोस्तों कि द्रव के मिश्रण को अलग करना आसवन कहलाता है। जो भी द्रव से संबंधित होगा ना सब आसवनी विधि द्वारा होगा। तो कहता है कि अल्कोहल जल के मिश्रण से अलग करते हैं आसवन विधि द्वारा। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प बन जाता है उदरपातन होता है। अगर कोई ठोस पदार्थ है वह बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प बन जाता है तो वह उदरपातन कहता है। यह उदाहरण है कपूर का। कपूर दोस्तों ठोस है, उसको जलाते हैं तो वो द्रव नहीं बनता, डायरेक्ट गैस बन जाता है। ठीक है। अच्छा, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि शुद्ध पदार्थ है जो उदरपातन विधि से अलग होते हैं, शुद्ध किए जाते हैं। ठीक है। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि
पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं उदरपातन विधि से। मतलब कपूर, नेफ्थलीन और अमोनिया है ना दोस्तों, तीनों का तीनों ठोस है, लेकिन डायरेक्ट ये गैस में बदल जाता है, ठीक है, वाष्प में बदल जाता है। आगे कहता है कि वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। जो वाष्प है ना वो द्रव बन गया, वो संघनन कहते हैं। जैसे कि देखिए, अगर एलपीजी क्या है, वो आपका गैस रहता है ना, एलपीजी वो जो गैस है, और उसको एक एक जगह प्रेशराइज करके एक जगह रखा जाता है तो द्रव बन जाता है ना, तो वही संघनन विधि से, ठीक है। देखिए, फिटकिरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाता है। फिटकिरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाता है। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक प्रक्रिया कहलाता है प्रभाजी आसवन। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों और या अंशों में आसवन के द्वारा पृथककरण की प्रक्रिया प्रभाजी आसवन कहलाता है। इसको देखिएगा ठीक से, थोड़ा सा पेचीदा है। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण करने की प्रक्रिया प्रभाजी आसवन कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पृथक किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। माने जमीन के अंदर से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल अलग किया जाता है प्रभाजी आसवन के द्वारा, ठीक है। परमाणु अणु को देखिए। पदार्थ का सबसे छोटी इकाई परमाणु है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कण से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कण से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया है डाल्टन ने 1803 में। परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया है डाल्टन ने 1803 में। परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया है डाल्टन ने 1803 में, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है। यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु है। यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। एक बार फिर से देखेंगे। यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होता है। यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होता है, लेकिन दोस्तों पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है और यौगिक की दोस्तों सबसे छोटी इकाई, यौगिक की दोस्तों सबसे छोटी इकाई क्या है? यौगिक की सबसे छोटी इकाई दोस्तों अणु है। अच्छा, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक का त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। अच्छा, परमाणु के मौलिक कण। परमाणु के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। हीलियम के नाभिक में होता है दोस्तों 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। प्रोटोनों और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या के। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या के, ठीक है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है। दोस्तों 1 मिनट। तो कहता है दोस्तों कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। अच्छा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या के, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलिए आगे। प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का नामकरण किया रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किया गोल्डस्टीन ने 1886 में। प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने 1886 में। प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने 1886 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे जे थॉम्सन ने 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे जे थॉम्सन ने 1897 में।
न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक 1932 में। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण। प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन कण होता है। एक बार फिर से, प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने दिया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में किया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में किया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण और न्यूट्रॉन होता है आवेश रहित कण। चलिए, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है जीरो। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है जीरो। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का लगभग 1836 गुना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का लगभग 1836 गुना होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1837.1 होता है। 1837:1 होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात दोस्तों, प्रोटॉन पहले प्रोटॉन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, वो बदल जाएगा फिर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1837.1 है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का है तो एक अनुपात 1837, तो यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो 1837:1। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित कण है। पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित कण है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 में किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 में किया था। न्यूट्रिनो क्या है? द्रव्यमान व आवेश रहित कण है। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने 1930 में किया था। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने 1930 में किया था। फोटोन ऊर्जा का बंडल है, परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित कण है। पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित कण है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 में किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 में किया था। न्यूट्रिनो है द्रव्यमान व आवेश रहित कण। न्यूट्रिनो द्रव्यमान और आवेश रहित कण है। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने 1930 में किया। न्यूट्रिनो की खोज दोस्तों पाउली ने 1930 में किया। फोटोन होता है ऊर्जा का बंडल। फोटोन दोस्तों ऊर्जा का बंडल होता है, परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। कक्षा और उपकक्षा को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तकार पथ में चक्कर लगाता है वह कक्ष या सेल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है वह कक्ष या सेल कहलाता है। कक्षा को निरूपित किया जाता है KLMNOPQ द्वारा। के से शुरू होता है, याद रखिएगा। कक्षा को निरूपित किया जाता है KLMNOPQ के द्वारा। नाभिक के समीपस्थ कक्षा है। नाभिक के सबसे नजदीक कक्षा के है। नाभिक के सबसे समीप वाला कक्षा के है और समीपक्ष कक्षा की ऊर्जा होती है सबसे कम। जो सबसे नाभिक की जो सबसे कम है वो तो के कक्षा है, लेकिन जो सबसे कम रहेगा ना उसका ऊर्जा सबसे कम होगा, धीरे धीरे बढ़ता है। अच्छा, उप कक्षा को दर्शाता है दोस्तों, उप कक्षा को दर्शाया जाता है SPDF से। उप कक्षा को दर्शाते हैं SPDF से। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होती है। परमाणु के भीतर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहता है। परमाणु के भीतर वाला कोर इलेक्ट्रॉन और बाहर वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब समस्थानिक और संभारिक देखेंगे। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाता है। वह तत्व जिसका परमाणु संख्या समान होता है लेकिन वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार, परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार अलग अलग हो, वो समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए। वे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो वो संभारिक कहलाता है। उल्टा हो गया, वे तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होगा, परमाणु संख्या अलग अलग हो जाएगा तो संभारिक हो जाएगा। समस्थानिकों की खोज सोडी ने किया था। समस्थानिक की खोज सोडी ने किया है। समस्थानिक की खोज सोडी ने किया है। समस्थानिक फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया चरम रोग के उपचार में। समस्थानिक फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया चरम रोग में। समस्थानिक फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं ल्यूकेमिया या चर्म रोग में। रेडियो समस्थानिक ऑर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं ट्यूमर खोजने के लिए। रेडियो समस्थानिक ऑर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं ट्यूमर खोजने के लिए। रेडियो समस्थानिक ऑर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं ट्यूमर खोजने के लिए।
अच्छा, समस्थानिक आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में। तीनों को अच्छे से देखिए फिर से। देखिए, सबसे पहले समस्थानिक कौन खोजा है? सोडी ने। समस्थानिक खोजा है सोडी ने। समस्थानिक फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं ल्यूकेमिया और चर्म रोग के उपचार में। फास्फोरस 32, फास्फोरस 32 क्या है? समस्थानिक है। सबसे पहले कि फास्फोरस 32 क्या है, तो एक समस्थानिक है। इसका उपयोग करते हैं ल्यूकेमिया या चर्म रोग के उपचार में। तो फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं ल्यूकेमिया या चर्म रोग के उपचार में। रेडियो समस्थानिक ऑर्सेनिक 74, मतलब ऑर्सेनिक 74 जो है वो एक रेडियो समस्थानिक है। ऑर्सेनिक 74 दोस्तों रेडियो समस्थानिक है। इसका प्रयोग करते हैं ट्यूमर खोजने के लिए। और समस्थानिक आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में। ठीक है, तो समस्थानिक आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में। अच्छा, समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए। यूरेनियम 235 भी समस्थानिक है। यूरेनियम 235 भी समस्थानिक है। इसका प्रयोग करते हैं चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व दोस्तों पोलोनियम है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता को पढ़ेंगे, याद करेंगे दोस्तों। पढ़ते तो सब है, हम तो याद करते हैं। चलिए, स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करने वाला तत्व रेडियो सक्रिय तत्व है। स्वतः विघटित होकर विकिरित उत्सर्जित करने वाला तत्व रेडियो सक्रिय तत्व है। 4 समान रेडियोधर्मी तत्व है, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम। 4 सामान्य रेडियोधर्मी तत्व कौन कौन है? 4 गो सामान्य रेडियोधर्मी तत्व है, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम और थोरियम। 4 गो रेडियोधर्मी तत्व है दोस्तों। ठीक है, 4 गो रेडियोधर्मी तत्व है, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम और थोरियम। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा, गामा। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है जीएम काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है जीएम काउंटर से। अल्फा, बीटा, गामा में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है केवल गामा में। अच्छा, गामा किरण का नामकरण भी रदरफोर्ड ने किया था और गामा किरण को खोजा था हेनरी बैकुरल ने। फिर से देखिएगा, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता की माप किया जाता है जीएम काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप करते हैं जीएम काउंटर से। अल्फा, बीटा, गामा तीनों में विद्युत चुंबकीय होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग पाया जाता है केवल गामा में। गामा किरण का नाम दिया रदरफोर्ड और गामा किरण को खोजा हेनरी बैकुरल ने। अच्छा, वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंग दैर्घ्य सबसे कम गामा किरण का होता है। कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणों का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। रेडियम की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरे, मैडम क्यूरी ने। एक बार फिर से, वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है गामा किरण में। वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है गामा में, गामा किरण में। कोबाल्ट 60 है रेडियो एक्टिव समस्थानिक। कोबाल्ट 60 है रेडियो एक्टिव समस्थानिक। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणें का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरण का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। रेडियम की खोज किया था रॉबर्ट पियरे, मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज किया था रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने। अच्छा, रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड नामक यूरेनियम अयस्क से। रेडियम किससे प्राप्त करते हैं? तो पिच ब्लेंड नाम का एक यूरेनियम अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है। तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड नाम का एक यूरेनियम अयस्क से। ठीक है, जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग से। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग से। पुरानी चट्टान की आयु ज्ञात करते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि से। तो जीवाश्म का उम्र ज्ञात करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। जीवाश्म का उम्र ज्ञात करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। और पुरानी चट्टान यूरेनियम कार्बन डेटिंग से। नाभिकीय विखंडन, कहता है दोस्तों,
भारी नाभिक का दो लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन होता है। अनियंत्रित श्रृंखला के नाभिकीय विखंडन होता है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होता है नाभिकीय विखंडन में। अच्छा, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। परमाणु बम में प्रयोग होता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। प्रथम परमाणु बम बना था रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1945 में। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, अस्थायी नाभिक बनाते हैं, नाभिकीय संलयन होता है। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक का आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाना नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, ये ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाइड्रोजन बम का विकास किया था एडवर्ड टेलर द्वारा 1952 में। हाइड्रोजन बम का विकसित हुआ था हाइड्रोजन बम विकसित हुआ था एडवर्ड टेलर द्वारा 1952 में। नाभिकीय परमाणु या रिएक्टर नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है आणविक भट्ठी। नाभिकीय परमाणु रिएक्टर आणविक भट्ठी होता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था एनरिको फर्मी द्वारा 1942 शिकागो में। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था एनरिको फर्मी द्वारा 1942 में शिकागो में। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्ठी अप्सरा है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला ग्रेफाइट या भारी जल होता है। ठीक है, कहते हैं दोस्तों नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर, एक सेकेंड, हमको लगा कि शायद ये पढ़ लिए, लेकिन वो हम फिजिक्स में भी ये पार्ट पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा हमको लग रहा था कि शायद वही दोबारा आ गया क्या, लेकिन नहीं, दोबारा नहीं आया है, वही अलग है। कहता है नाभिकीय परमाणु रिएक्टर। नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है आणविक भट्ठी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था एनरिको फर्मी द्वारा 1942 में शिकागो में। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था एनरिको फर्मी द्वारा 1942 में शिकागो में। प्रथम भारतीय नाभिक भट्ठी अप्सरा है। प्रथम भारतीय नाभिक भट्टी नाभिकीय भट्टी अप्सरा है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट और भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट या भारी जल। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन का क्षार। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन का क्षार। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल एवं द्रव सोडियम का। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल एवं द्रव सोडियम। भारत के नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है यूरेनियम 238। भारत के नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है यूरेनियम 238। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। अच्छा, न्यूक्लियर बम बनाने में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। न्यूक्लियर बम बनाने में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। न्यूक्लियर बम बनाने में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर है। ठीक है, चलिए मोल संकल्पना को देखेंगे। कहता है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के समस्थानिक के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, वह एक मोल कहलाता है। समझिएगा क्या कहता है। कहता है किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के समस्थानिकों के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या, वह एक मोल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, एक मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10 पर पावर 23। एक मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10 पर पावर 23। एवोगाड्रो संख्या का मान दोस्तों यही है 6.022 गुना 10 पर पावर 23। तो एक मोल और एवोगाड्रो संख्या एक ही होता है, दोनों का मान होता है 6.022 गुना 10 पर पावर 23 मोल। ठीक है, 1 ग्राम मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या कहलाती है एवोगाड्रो संख्या। 1 ग्राम मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या कहलाती है एवोगाड्रो संख्या। कार्बन के 6.022 गुना 10 पर पावर 23 परमाणुओं का भार 12 ग्राम होता है। समझिएगा, कार्बन के 6.022 गुना 10 पर पावर 23 परमाणुओं का भार होता है 12 ग्राम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन का आपको अच्छा लगा होगा और याद भी हो गया होगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।